मैं यहाँ के डायरेक्टर साहब का, प्राचार्य महोदय का और आप सभी उपस्थित विद्यार्थियों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों को, हमारे कार्यक्रम का नाम है उद्यमिता जागरूकता शिविर। आप लोग यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रशिक्षण लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़े। खगड़िया के लिए मैं भी थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं। सर, लगभग 3 वर्षों से 19-20 से मैं आपके इस जिले में कार्यरत हूँ। वैसे मेरा प्रभार तो पूरे बिहार का है, लेकिन आपके खासकर इस जिला के लिए मैंने अपना व्यक्तिगत एफर्ट्स लगाया है, अपना कार्यक्रम को यहाँ तक खींच करके लाया है। और मेरा वो कार्यक्रम था मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में मैंने यहाँ एक बार 40 लोगों को और एक बार 60 लोगों को 10-10 बक्से प्रत्येक 5 आदमी पर एक मधु निकालने का यंत्र, फाउंडेशन सीट की व्यवस्था करी। क्योंकि मुझे वहां से आने में यहाँ काफी परेशानी होती है, चूंकि दूरी कम नहीं है, 4-4.5 घंटे लगते हैं। और सरकारी कार्यालयों में जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है और कार्य अधिक होता रहा है, तो हमने इनको कि ये लाइव स्टॉक का जो पालन करते हैं तो इनको हैंड होल्ड सपोर्ट के लिए हमने यहाँ मास्टर ट्रेनर भी लगा रखे। बरकतुल्ला जी शायद उसी में से एक हैं जिन लोगों को मैंने मधुमक्खी डिस्ट्रीब्यूट किया। और बिहार के प्रायः जिले मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में सभी जिला अपना अपना होता है, लेकिन आपका जो खगड़िया जिला है, यहाँ वर्ष भर साल के लगभग 8-9 महीने आसानी से मक्खी को भोजन प्रकृति से मिलता रहता है। तो इस जिला का बहुत बड़ा योगदान है मधुमक्खी पालन को आज के तारीख में बचा कर रखने में और आगे बढ़ाने में। पहले जो हमारे बहुत सारे जिले थे, वहां मधुमक्खी के लिए भोजन का जो सोर्स है वो काफी कम हो गया है। आज जो हमारी उपस्थिति आप लोगों के बीच है वो सिर्फ मधुमक्खी पालन के लिए नहीं। एक्चुअली खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसका राज्य कार्यालय सिर्फ पटना में है और पटना से ही हम बिहार के 38 जिलों को सहायता प्रदान करते हैं। राज्य कार्यालय पटना में ही हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर भी अवस्थित है, प्रशिक्षण केंद्र, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुउद्योगीय प्रशिक्षण केंद्र के नाम से जाना जाता है। और वहां छोटे छोटे उद्योगों के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उसमें जो दिया जाने वाला प्रशिक्षण है उसमें एक है सिलाई कटाई, कंप्यूटर का बेसिक एंड टेली का कोर्स होता है, अगरबत्ती बनाने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए, फिनाइल बनाने के लिए, डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए, इस प्रकार के प्रशिक्षण हमारे यहाँ दिए जाते हैं। सोलर चरखा से सूत बनाने के लिए, इस प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद या कोई भी हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति यदि उद्योग लगाना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो वो लगा सकते हैं। और उद्योग की 2 कैटेगरी में हमारे यहाँ विभक्त किया गया है। एक है उत्पादन इकाई और दूसरा है सेवा क्षेत्र की इकाई, प्रोडक्शन यूनिट और सर्विस इंडस्ट्री। तो 2 प्रकार की इकाई है, सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्शन इंडस्ट्री। उत्पादन इकाई जैसा अपने नाम मात्र से ज्ञात होता है कि वैसा इकाई जिसमें आप कुछ न कुछ बनाते हो। जैसे अभी साहब ने कहा पेड़ा बन रहा है, तो मिल्क प्रोडक्ट आप दूध से खोआ, पनीर, घी, मक्खन, मिठाई जो भी बनाए उसके लिए भी फाइनेंस होगा। कोई भी उत्पादन इकाई, आप नोटबुक बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं, कलम बना रहे हैं, आई कार्ड बना रहे हैं, कुछ भी जो बनाइएगा जो उत्पादन में आएगा
रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हैं, कुछ भी जो बनेगा वो उत्पादन इकाई में आएगा। और सेवा क्षेत्र के इकाई का मतलब होता है वैसा इकाई जिसमें सिर्फ मजदूरी मिलती है, उसमें कुछ उत्पादन नहीं होता। जैसे ब्यूटी पार्लर, सैलून, मोटर गैरेज, मोबाइल रिपेयरिंग, ये सभी हमारे सेवा क्षेत्र के उद्योग में आता है। उत्पादन हमारे यहाँ कुछ निश्चित सूचियां हैं, तो उसके अंतर्गत यदि आप किसी भी कार्यक्रम को करेंगे, किसी भी उद्योग को लगाएंगे, तो उसमें हमारी तरफ से सब्सिडी की व्यवस्था नहीं है। जैसे मांस का प्रशोधन, मांस का डब्बा बंद, मांस का प्रशोधन, मांस का डब्बा बंद, इस प्रकार के यदि कोई काम आप करेंगे तो वो हमारे योजना के अंतर्गत नहीं आएगा। खेती, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये हमारे अंतर्गत नहीं आता। दूसरा, वैसा कोई भी रोजगार जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता, पॉल्यूशन होता, वो हमारी योजना के अंतर्गत नहीं आता है। और प्लास्टिक में 20 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक का यदि कोई भी वस्तु का निर्माण आप करते हैं तो वो हमारी योजना के अंतर्गत नहीं आता। बाकी इसको छोड़ करके आप कोई भी उद्योग लगा सकते हैं और वो सब हमारी योजना के अंतर्गत आता है। लेकिन उसमें क्या है कि जो हमारा उत्पादन इकाई है उसका मैक्सिमम लिमिट आज के तारीख में 50 लाख, और जो सेवा क्षेत्र की इकाई है उसके लिए हमारा मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। यदि कोई व्यक्ति कुछ बनाना चाहता है तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का फाइनेंस ले सकता है, और यदि कोई सेवा क्षेत्र का इकाई लगा रहा है तो उसमें उनको 20 लाख तक मैक्सिमम वो ले सकते हैं। अब है कि इसमें कैसे व्यक्ति पात्र हो, वैसा कोई भी भारत का नागरिक जिनकी आयु 18 साल हो गई है और 18 साल से ऊपर है, वो सभी इस योजना के पात्र होंगे। जिनकी आयु सर 18 साल हो गई वो सभी व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे, वो योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि कोई परिवार है तो उस परिवार से एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन उसमें है क्या कि 2 भाई हैं और अलग अलग हो गए हैं तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पति पत्नी दोनों इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। पति लेंगे तो पत्नी नहीं, पत्नी लेंगे तो पति नहीं। एक और क्लॉज इसमें लगा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार के सब्सिडी का लाभ पूर्व में यदि प्राप्त कर लिया है तो वैसे व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं। अब कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर हमने एजुकेशन के लिए लोन ले लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, तो वो आएगा क्या? वो सब नहीं आएगा। इसमें जो राज्य सरकार का किसी उद्योग को लगाने के लिए आपने सब्सिडी ले लिया है वो इसके अंतर्गत आएगा। अब आपको ध्यान देना है कि इस काम को करने के लिए, जैसा कि मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, तो मैंने पहले भी बताया कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग का सिर्फ एक राज्य कार्यालय पटना में है और बिहार राज्य में 38 जिले। तो हमें 38 जिलों को कंट्रोल करना है, तो सरकार ने ऊपर से ही एक संरचना बनाई कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के साथ प्रत्येक जिला के जिला उद्योग केंद्र और जिला में अवस्थित राज्य सरकार की इकाई खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड, तीनों को इसके साथ जोड़ा गया। तीनों को इसके साथ जोड़ा गया है और हम सभी अपने लक्ष्यों को इसमें बांटते हैं। आप जैसे आवेदन करेंगे तो आवेदन KVIC में भी कर सकते हैं, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग पटना में भी, जिला उद्योग केंद्र खगड़िया में भी कर सकते हैं, खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड खगड़िया में भी कर सकते हैं, और सबका मान बराबर है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं। इसके बाद आता है आपके पास योजना का फाइनेंस कैसे कैसे होगा, सब्सिडी कैसे कैसे मिलेगी, कैसे हम आवेदन करेंगे, क्या होगा हमारा
जरा थोड़ा सा ध्यान देकर के सुन लीजिए। यदि कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार लगाना चाहते हैं तो पूरी परियोजना लागत का 5% अंशदान उनको स्वयं लगाना पड़ेगा और 95% उनको बैंक फाइनेंस करेगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग पूरे परियोजना लागत का 35% उनको अनुदान देगा, सब्सिडी की राशि देगा। समझ में आया? मैं एक बार और रिपीट करता हूं। यदि कोई व्यक्ति SC, ST, OBC, महिला, हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार लगाना चाहते हैं तो उनको परियोजना लागत का 5% अपना लगाना पड़ेगा, 95% बैंक फाइनेंस किया, 100% हो गया, आप रोजगार शुरू करें और पूरे जो आपने भी अनुदान लगाया पूरे 100% का 35% KVIC आपको अनुदान दे देगी। जैसे 1 लाख रुपए का कोई आदमी परियोजना लगाना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में और वो बिलोंग्स करते हैं SC, ST, OBC, महिला, हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन, तो 5,000 रुपया उनका हुआ, 95,000 रुपया बैंक ने फाइनेंस किया, 1 लाख हो गया, रोजगार शुरू हो गई और KVIC उनको सब्सिडी देगा 35,000 रुपया, तो 40,000 रुपए तो आपके हो गए। मात्र 60,000 रुपया आपको सूद के साथ बैंक को वापस कर देना है 6-7 सालों में। यही व्यक्ति जो व्यक्ति SC, ST, OBC, महिला, हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन है और शहरी क्षेत्र में अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनको अपना अनुदान 5% ही लगाना पड़ेगा, बाकी बैंक फाइनेंस करेगा 95%, लेकिन उनको सब्सिडी की राशि 25% मिलेगी, 25% अनुदान की राशि का लाभ मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग के पुरुष हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार लगाना चाहते हैं तो उनको अपना अंशदान 10% लगाना पड़ेगा, 90% बैंक फाइनेंस करेगी और उनको मात्र 25% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग के पुरुष को यदि शहरी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार लगाते हैं तो अपना अंशदान 10% लगाना पड़ेगा, 90% बैंक फाइनेंस करेगी और टोटल 100% का जो आपने भी 10% लगाया उस पर भी खादी और ग्रामोद्योग आयोग मात्र 25% सब्सिडी का लाभ देगी। 10% का लाभ कम मिलता है रिजर्वेशन वाले से। लेकिन सामान्य वर्ग के पुरुष यदि शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनका अपना अंशदान 10% होगा और उनको मात्र 15% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। समझने में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। महिला कोई भी हो वो सभी रिजर्वेशन में आ जाती है, मतलब सामान्य वर्ग के पुरुष को छोड़ करके इस योजना के अंतर्गत सभी लोग रिजर्वेशन में आते हैं। उनका अपना अंशदान 5% होगा और उनको 35% सब्सिडी का लाभ मिलेगा यदि ग्रामीण रोजगार में ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं, और शहरी क्षेत्र में करेंगे तो अपना अंशदान 5% ही लगाना पड़ेगा लेकिन उनको 25% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग के पुरुष को अंशदान 10% लगाना पड़ेगा, ग्रामीण में करेंगे तो 25% सब्सिडी का लाभ होगा और शहरी में करेंगे तो 15% सब्सिडी का लाभ। ये स्ट्रक्चर। अब इसमें है शैक्षणिक योग्यता। एज आपने देख लिया, अपर एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, लोअर एज है 18 से ऊपर होना चाहिए, अपर एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। शैक्षणिक योग्यता जो है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूं। यदि कोई भी व्यक्ति उत्पादन इकाई लगाना चाहते हैं और उत्पादन इकाई के लिए यदि वो 10 लाख से ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो उनको मिनिमम 8th क्लास पास होना अनिवार्य है। एक बार और गौर से सुन लीजिए। यदि कोई व्यक्ति उत्पादन इकाई लगाना चाहते हैं और ऋण की राशि 10 लाख से ऊपर होगी, 10 लाख 1 रुपया हो जाएगा, 10 लाख 1 से 50 लाख रुपया तक, तो मिनिमम उनको 8वां पास होना अनिवार्य है, मिनिमम। यदि कोई व्यक्ति उत्पादन इकाई लगाना चाहता है और वो मात्र 10 लाख रुपए तक लोन ले रहा है तो उसको साक्षर होना अनिवार्य है, बस
अपना नाम लिखने आना चाहिए। इसी तरह सेवा क्षेत्र के इकाई में कोई व्यक्ति यदि 5 लाख से ऊपर लेना चाहता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र का मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है, तो 5 लाख 1 रुपया से 20 लाख रुपया तक यदि वो लेना चाहते हैं तो उनको मिनिमम 8th क्लास पास होना अनिवार्य। और सेवा क्षेत्र के इकाई के लिए कोई व्यक्ति यदि 5 लाख रुपया तक मात्र ले रहे हैं तो उनके लिए साक्षर होना जरूरी है। लेकिन अभी अभी चूंकि खगड़िया जो है वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है, अति पिछड़ा जिला में खगड़िया को माना जा रहा है, तो यहाँ विशेष सुविधा दी गई। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं इस जिले के लिए वो भी ट्रीटेड एज रिजर्वेशन में आते हैं। अभी किया है इस योजना के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा चलाई जा रही है योजना, उसके अंतर्गत जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहां सामान्य वर्ग को भी रिजर्वेशन की सुविधा मिल रही है। उनको भी देहाती क्षेत्र के लिए 35% सब्सिडी का लाभ मिलेगा और शहरी क्षेत्र के लिए 25% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ये सिर्फ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए एग्जाम्पशन है, उनको छूट दी गई। बेगूसराय और खगड़िया दोनों एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो इस प्रकार से आप योजना का लाभ ले सकते हैं। अब है कि आवेदन आप करेंगे कैसे, कहां करेंगे? तो आप, मैंने लिख दिया है, आपको लिफलेट में देखेंगे तो हमारा पोर्टल है PMEGP ई पोर्टल करके, उस पोर्टल में जाएंगे और इंडिविजुअल लोन एप्लीकेशन का आता है। जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो उसमें पूरा खुलेगा। अब इसमें आवेदन करते समय सबसे बड़ी चीज है कि आपको आधार कार्ड मैंडेटरी, आधार नंबर डालना अनिवार्य है और आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। जनरली जब हम पोर्टल खोल करके वहां आपके द्वारा आप लोगों के द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि बहुत सारे, जैसे फोटो है तो वो भी बहुत स्पष्ट नहीं है, घिसा हुआ फोटो है वही अपलोड किया हुआ है। आधार कार्ड ज्यादा घिसा हुआ है, स्पष्ट नहीं है, वो भी अपलोड किया हुआ है। तो चूंकि हम लोगों के यहाँ ब्लेम आता है कि साहब हम तो कागज जमा करते हैं लेकिन हमारा बैंक नहीं जाता है, तो मैं व्यक्तिगत उस कंडीशन में भी उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं किसी को जल्दी रोक नहीं लगाता, लेकिन दिक्कतें तब आती है उनको कि बैंक से भी उनका हो जाता है, लेकिन जहां सब्सिडी क्लेम होना निकलना रहता है वहां से उनको कोड़ी जाने लगती है। अब बच्चा जब बड़ा हो गया और फल देने वाला है तब वहां उनको दिक्कतें आती है। इसलिए मैं ये आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि आप लोग जब कभी भी इसमें आवेदन करें तो इन चीजों पर गौर करें कि जो स्कैन करके आप अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वो आपके स्पष्ट रूप से हो। तो पोर्टल, आप वहां पोर्टल खोलेंगे, आधार आएगा, आधार के बाद आपका नाम, पता, एड्रेस, एज सब जो है आप भरते जाएंगे। साइड में आएगा एजेंसी कि आप किस एजेंसी में अपने आवेदन को डालना चाहते हैं। सभी एजेंसी का मान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत बराबर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग का सिर्फ एक पटना में राज्य कार्यालय है और बिहार राज्य के 38 जिले हैं, तो हम 38 जिलों को पटना में बैठ करके रूट लेवल तक कवर नहीं कर सकते। इसलिए सरकार ने ऊपर से ही खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के साथ प्रत्येक जिला के जिला उद्योग केंद्र को, जो राज्य सरकार की इकाई है, और खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड जो राज्य सरकार की इकाई है, उसको इसके साथ जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद चूंकि जिला उद्योग केंद्र का कार्यालय प्रत्येक जिला में है, तो जो उसके महाप्रबंधक होते हैं उनको इस योजना के अंतर्गत संयोजक बनाया गया और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी भी बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी के अध्यक्ष यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट घोष साहब, एक मेंबर LDM अग्रणी जिला प्रबंधक, एक मेंबर खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग, एक मेंबर खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड, एक मेंबर जिला उद्योग केंद्र, एक महिला का प्रतिनिधि, एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST का प्रतिनिधि, नेहरू युवा केंद्र, 2 जनप्रतिनिधि, कितने लोग बोर्ड के मेंबर होते हैं।
अभी कोरोना काल से पहले जो प्रक्रिया थी उसमें जैसे आप आवेदन को हमारे यहाँ भेजते तो हम उसको अपने पोर्टल पर खोल करके देखते, खोल करके देखने के बाद यदि हमें लगता कि आपके आवेदन आपके द्वारा किया गया सभी चीज सही आवेदन मानक पर है तो हम आपका लिस्ट निकाल लेते और ऐसे सभी लिस्टों को इकट्ठा करने के बाद एक सूचना दे देते महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को कि हमारे पास 50 एप्लीकेशन है, 25 है, 75 है, 100। बोर्ड वाले भी अपनी सूचना दे देते, उनका अपना भी है तो वो एक फाइल बढ़ा लेते डीएम साहब के पास, ये साहब केवीआईसी की इतनी, जिला उद्योग केंद्र की इतनी, केवीआई बोर्ड की इतनी, कुल आवेदन की संख्या इतनी, जिसका टास्क फोर्स का बैठक किया जाना है। अतः इस तिथि को ये बैठक समाहरणालय खगड़िया में किया जा सकता है। यदि डीएम साहब उस डेट में फुर्सत में रहते हैं तो वो साइन कर देते हैं कि हाँ ठीक है, और नहीं तो वो उधर से डेट दे देते हैं कि फलाने तारीख को कर लिया जाए। उस तारीख को सभी एजेंसी के लोग, सभी जो डिग्निटी उसमें मेंबर हैं उपस्थित होते हैं और होते थे। और उस समय कैंडिडेट को भी हम लोग बुलाते थे कि आपने जिस काम के लिए आवेदन किया है उसके बारे में कुछ भी बेसिक नॉलेज आपके पास है या नहीं है, और वो टास्क फोर्स कमेटी के समक्ष आपसे छोटी छोटी सी इंटरव्यू ली जाती थी, पूछी जाती थी और उसके आधार आपको फेल और पास किया जाता था। लेकिन जब से कोरोना आया है तब से उस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है और सरकार ने ये घोषणा की है और एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो एप्लीकेशन के मेरिट्स के आधार पर एप्लीकेशन को बैंक फॉरवर्ड किए जाए। इसलिए हम लोग को जो कुछ भी थोड़ा बहुत पूछना होता है तो वो हम फोन पर ही आपसे पूछ लेते हैं और जनरली आपके आवेदन को बैंक फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो आवेदन के समय आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, एक फोटो लगेगा, आधार कार्ड का जेरॉक्स अपलोड, आधार कार्ड उसमें अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद एक परियोजना प्रस्ताव बनाना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। जब आप पीएमजीपी पोर्टल खोलेंगे तो उसी में बाएं हाथ में जाएंगे तो मॉडल प्रोजेक्ट्स बना हुआ है और उसमें 307 मॉडल प्रोजेक्ट्स दिए हैं सभी प्रकार, सर्विस इंडस्ट्री से लेकर के प्रोडक्शन इंडस्ट्री तक का सबका मॉडल दिया हुआ है। उसके आधार पर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तैयार कर लें, या कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा सा अपने सीए की बगल में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे उनकी थोड़ी सी सहायता लेकर के उसको आगे बढ़े। लेकिन परियोजना बनाते समय कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखें। एक तो अभी जो हमारा नया नियम कर दिया है परियोजना वर्णन में, उसमें क्या कर दिया गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट का दो पार्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल, पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी। पूंजीगत व्यय में आता है जैसे कोई भी उद्योग आप लगाएंगे तो आपको एक सेट चाहिए मशीन रखने के लिए जहां आप काम चालू कर सके। वर्क सेट के बाद आपको प्लांट मशीनरी चाहिए, कुछ फर्नीचर फिक्चर चाहिए। तो ये सभी चीजें जो है वो आ जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसके बाद जो कच्चा माल के लिए आप पैसा लेते हैं वो आ जाता है आपको कार्यशील पूंजी में, वर्किंग कैपिटल। तो अभी नए नियम में क्या कर दिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 60% से कम नहीं होना चाहिए और वर्किंग कैपिटल 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार जरा ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल में 60-40 का रेशियो रखना अनिवार्य। दूसरा है कि पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट। पर कैपिटा का मतलब होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें प्रति लाख कितने को आप रोजगार दे रहे हैं। तो पुराना अभी इस महीना के पहले, इस महीना या इस वित्तीय वर्ष कहिए उसको, अब तो महीना के आपको बहुत लंबा निकल गया। इस वित्तीय वर्ष में इसके पहले था कि प्रत्येक 1 लाख रुपए पर एक आदमी का रोजगार सुनिश्चित करना है। जैसे 5 लाख रुपए का कोई आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें 3 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 2 लाख रुपए कच्चा माल के लिए वर्किंग कैपिटल, तो 3 लाख का है तो 3 आदमी को रोजगार उसमें देना है। लेकिन अभी नए नियम में पर 3 लाख पर एक आदमी को रोजगार देना। जैसे 5 लाख का है, 3 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो एक आदमी के रोजगार से उसका काम चल जाएगा। और वो जो उद्योग लगाने वाला आदमी है वो खुद ही सफिशिएंट। चाहे तो वैसे उद्योग में जितने रोजगार जोड़ेंगे आप उसका फायदा है, लेकिन उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इम्प्लॉय बहुत हो जाएगा तो फिर रोजगार में आपका भी हिस्सा बढ़ता चला जाएगा। तो जो जरूरत है
इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिन लोगों को लागू होता है वो जाति प्रमाण पत्र भी लगाएंगे। इसके बाद उसमें एक, चूंकि हमने बताया शहरी और देहाती, अब सरकार के पास शहरी और देहाती को पकड़ने का कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला और मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं, तो क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है वहां पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, और हम लोगों ने अपना लोकाचार उसमें बना दिया है कि हमको आपसे क्या चाहिए, तो एक मुखिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र पॉपुलेशन सर्टिफिकेट की जगह। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में है तो मुखिया लिखेंगे, और शहरी क्षेत्र में है तो वार्ड कमिश्नर से लिखवा लेंगे। लिखवाना क्या है उसमें, कुछ नहीं, प्रमाणित किया जाता है श्री स्वयंसो, पिता श्री स्वयंसो, ग्राम फलाना, पोस्ट फलाना, जिला फलाना के निवासी हैं, पीएमईजीपी योजना अंतर्गत फलाना उद्योग लगाना चाहते हैं, जिससे पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। पंचायत की जनसंख्या पक्का पता है तो लिखेंगे, नहीं तो लगभग इतने हजार है। हम उससे ये पता करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रूरल है या अर्बन है, शहरी है या देहाती है, और आपने जो सब्सिडी की मांग की है वो सही है या गलत है, ताकि ऊपर जाकर के जो कागज आपका फंसे वो यहीं से सुधार करके ऊपर भेजा जा सके। इसके बाद एक शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, इतना आपको अपलोड कर देना बस। इसके बाद उसमें खुलता है स्कोर कार्ड का पार्ट। अब स्कोर कार्ड में छोटे छोटे से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जो आपका एज है वो तो खुद ही ले लेगा, जहां डेट ऑफ बर्थ डालिएगा कॉलम में इधर एप्लीकेशन में, तो वो वहां ले लेता है। तो आपको पूछता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उधर बना 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। अब जैसे ही टिक करेंगे तो उधर नंबर है वो खुद ही आपके कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद आपको पूछेगा कि आप जहाँ रह रहे हैं वो आपका अपना घर है क्या, या रेंट में रह रहे हैं। जैसे ही टिक करेंगे तो वहाँ 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ऐसे ऐसे करके करते आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, 10th है, 12th है, एवं है, जैसे टिक करेंगे वो ले लेगा। इसी तरह से वो 10-12 सवाल है और उसको टिक करते जाएंगे, स्कोर कार्ड आ जाएगा। उसमें है कि मिनिमम स्कोर 60 होना चाहिए, और आप कैसे भी भरेंगे तो 60 से ऊपर ही हो जाता है, वो 60 से नीचे नहीं जाता। इसलिए उसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस स्कोर कार्ड को भरना अनिवार्य है। जैसे ही ये सब भरा जाएगा, आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर जनरेट होगा, और उसको संभाल करके आपको रखना है। क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन है सभी चीजों का, और आपने जो भेजा तो एक एप्लीकेशन जनरेट होगा, उसको भी प्रिंट करके रख लीजिए। जैसे ही आपका आवेदन जिला उद्योग केंद्र में जाता हो, खादी और ग्राम उद्योग आयोग में जाता हो, खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड में जाता हो, जहां आपने टिक किया है चला गया है, और वहां के अधिकारी जैसे ही उसको प्रोसेस करके या तो उसको आपको वापस करेंगे, या सुधार करने के लिए आपको फोन करेंगे, या बैंक को अग्रसारित करेंगे, इसी में से कुछ करेंगे। तो जैसे ही वो क्लिक करके आगे का कोई भी काम करेंगे, आपको तुरंत उस पर मैसेज आ जाएगा। और आपके परियोजना प्रस्ताव संबंधी अपडेट जानकारी आपको मोबाइल पर मिलती रहेगी। जैसे ही आप वहां हो गया, अब आपको पता चल गया, तो आपने जितने सॉफ्ट कॉपी उसमें अपलोड किए थे, एक फाइल लीजिए, उसमें अपना एप्लीकेशन, फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को उसमें डाल करके और बैंक में चले जाइए और बैंक में दे आइए, और उनको बता दीजिए कि साहब मैंने इस काम के लिए आवेदन किया था, आप इसको सैंक्शन कर दीजिए। लेकिन यहां पहुंचने से पहले मेरा एक आप लोगों से व्यक्तिगत निवेदन ये रहेगा कि आप जिस किसी भी काम को चुनते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस काम के बारे में आपको पूर्ण दक्षता हो, और दक्षता में यदि कमी है तो उसके प्रति आपकी अभिरुचि और लगन बहुत ज्यादा है। दोनों में से कुछ भी होगा तो आप निश्चित रूप से उस काम को खूब बढ़िया ढंग से कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद जब परियोजना प्रस्ताव की बात आती है और यदि लार्ज स्केल पर कुछ लगाना चाहते हैं तो अपने लोकल मार्केट का सर्वे जरूर करिए।
कि जिस उद्योग को आप यहाँ लगाने जा रहे हैं उसका कच्चा माल आसानी से आपको यहाँ मिल जा रहा है क्या? क्योंकि कच्चा माल जितना नजदीक में मिलेगा और प्रोडक्ट तैयार होगा तो उस उत्पादित इकाई का उत्पादन मूल्य कम होगा, और यदि हम दूर से ला करके यहाँ बनाएंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बढ़ने के कारण उत्पादित इकाई का मूल्य ज्यादा होगा। और आज के तारीख में आप देखेंगे कि सभी चीजें आपके आस पड़ोस दुनिया जहां में सब बन रही है, तो आपका प्राइस यदि उससे ऊपर जाता है तो खरीदार पीछे हटे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं वो क्वालिटी का हो, उसके गुणवत्ता को टेस्ट कराइए, ये तो आगे की बात है। अब जिस काम को करना चाहते हैं उसका मार्केट असेसमेंट करिए कि जो आप बनाएंगे उसको बेचेंगे कहाँ, मार्केट असेसमेंट करिए। उसके बाद आपको एक अनुमान भी हो जाना चाहिए कि जो मशीन हम लगाने जा रहे हैं वो कितने कैपेसिटी का लगाएं। बहुत बड़ा लगा देंगे तो मशीन बेकार बैठा रहेगा, बहुत छोटा लगा देंगे तो आप जो उत्पादन करेंगे उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे तो ग्राहक आपके बिगड़ जाएंगे। तो एक ऑप्टिमम क्षमता से कुछ ज्यादा का ऊपर का मशीन आप लगाइए, ताकि यदि आने वाले वर्षों में आपका मार्केट कुछ बढ़ भी जाता है तो उत्पादन पर असर नहीं हो। और तब तक इस प्रकार से 2-3 साल बीत जाएगा तो आप नए टेक्नोलॉजी के मशीन को भी अडॉप्ट करके तब तक आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं। ये सारा एक्सरसाइज करने के बाद, कोटेशन वगैरह लेने के बाद, प्रोजेक्ट पर अपना रिसर्च करने के बाद आप ये बात जाकर ब्रांच मैनेजर को समझें कि साहब मैं यहाँ ऐसे 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 करना चाहता हूँ और पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत हम लोन लेना चाहते हैं और इस काम को करने में अनुमानित हमको इतना खर्च लगेगा जो मैं जिसके लिए मैं ये प्रोजेक्ट डालूंगा। कभी कभी आपको क्या होगा कि जैसे ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं तो वो आपको बोल देंगे कि साहब इतना लाख से ज्यादा मैं नहीं दे सकता, मेरी कैपेसिटी हो सकता है बोल दें। उस परिस्थिति में वो बोल करके कभी कभी जान भी छुड़ाना चाहते। तो यदि परियोजना बड़ी है तो उसके लिए है कि बैंक अपने ऊपर वाले कार्यालय को, रीजनल ऑफिस को भेजेगा और वहां से उसकी स्वीकृति आती। कभी कभी आपको बैंक मैनेजर कह देंगे कि साहब ये जो काम आप करने जा रहे हैं, ये 25 लाख जो लगा रहे हैं ये तो 15 लाख में ही हो जाएगा, 25 लाख लगाने की क्या जरूरत है। तो उस परिस्थिति में आपको उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी परियोजना के लिए मैक्सिमम फाइनेंस इज आल्सो बैड और लेस फाइनेंस इज आल्सो बैड। ज्यादा ले लेंगे तो आप ईएमआई चुकता करने में आपको परेशानी होगी, उस अनुपात में काम नहीं चलेगा। कम ले लेंगे तो आपका उत्पादन ही नहीं होगा, आप चुकता कैसे करेंगे, वो पैसा बेकार का बैठ करके खा जाएंगे या बर्बाद होगा। तो बिना असेसमेंट किए हुए किसी भी काम को आप आगे बढ़ने से पहले 2-4 बार असेसमेंट करिए, आपस में भी चर्चा करिए, परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करिए, जो जानकार लोग हैं, यहाँ भी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, आप इन लोगों से भी मिलिए, इनसे भी चर्चा करिए। सभी लोग धोखा देने वाले नहीं होते, और जब आप बहुत लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो आपकी भी बुद्धि खुलेगी, बहुत सारा जानकारी आपके पास आएगा। बहुत हो सकता है कुछ चीजें वैसी होगी जो आपके स्तर से स्लिप कर रहा हो, जो यहाँ से पता चले आपको, और इस प्रकार से आप अपने प्रोजेक्ट को लगाएंगे। अब जब प्रोजेक्ट को लगाएंगे, उत्पादन हो गया, तो उत्पादन में सिर्फ उत्पादन ही बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, अब मायने रखता है उसका ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो जिस समय आप प्रोजेक्ट डालेंगे तो उसी में उन सभी चीजों को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। लोन लेते समय चूंकि उसमें भी खर्च होगा ना, आप माल तो उत्पादन करनी तो पैकेजिंग मशीन होनी चाहिए, जो भी चीज बनेगी उसके लिए, फिर उसका ब्रांडिंग के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें उसी कड़ी में जुड़ी हुई है। प्राइमरी लेवल से शुरू करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और इस प्रकार से आप पूरे योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आप लोगों को जो कुछ भी आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो हमें पूछिए। कोई कुछ पूछेगा?
प्रश्न है तो इंडस्ट्री में, तेरा इंडस्ट्री में पनीर बनावे तो उसमें क्या खादी ग्रामोद्योग मदद कर जी सकते? जी जी जी। उसके लिए जो मशीन इंस्टॉलेशन होता है, जैसे अब सर सिर्फ दूध के लिए ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हम गांवों से दूध को लेकर के, जैसे डेयरी वाले करते हैं, पशुपालकों से दूध लेकर के और अपना दूध की फैक्ट्री लगा ले, अब उसमें से कुछ दूध को वो पैकेजिंग करके गांव में बंटवाएं, बेचें, कुछ को वो पनीर बनाएं, कुछ को वो घी बनाएं, कुछ से वो मिठाई बनाएं, तो ये पूरा प्रोजेक्ट लेकर के बना करके चल सकते हैं। अब इसकी लागत को बढ़ा करके पिछले साल तक सर 25 लाख थी, और ये 50 लाख हो गई है, और इसको किया जा सकता है। और यदि यहाँ किसी लोगों को दिक्कत होती है, आज मैं यहाँ के कार्यक्रम को खत्म करने के बाद यहाँ के जिला उद्योग के महाप्रबंधक से भी मिलूंगा, एडीएम साहब से भी मिलूंगा, और यहाँ के तो सबसे बड़े हैं आपके डीएम साहब, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैंने कई बार उनसे मिला और कई बार मैंने अपने कार्यक्रमों में भी उनको बुलाया है, और वो आसानी से आते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हम लोगों से छूटने लगती है तो वो बताते हैं कि जरा इस पर भी थोड़ा सा और प्रकाश डाल दीजिए, ताकि ये लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, प्रोडक्ट बनने के बाद